हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल। अपनी पॉलिटी की सीरीज चल रही है क्रैश कोर्स को लेकर। आज सेकंड क्लास है पॉलिटी की, और इसमें नेक्स्ट क्लास में जो भी इंट्रोडक्शन हमने किया था, पहली क्लास जो हमारी थी, इंट्रोडक्शन पार्ट पॉलिटी का आपको बता दिया था कि संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है। जो बेसिक चीज़ है, बेसिकली छोटा सा पार्ट है, पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पोर्शन से अच्छे खासे क्वेश्चंस आए और बच्चों के गलत भी खूब हुए। इसलिए उसको जो नहीं देख पाया है, एक बार वीडियो देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद जो क्लास मिस किया है, वीडियो रिकॉर्डेड प्रॉपर यूट्यूब चैनल पे है मीमांसा के, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और बाकी आज की क्लास हमारी रहेगी प्रॉपर बेसिक चीज़ें आपको समझा दी गई थी। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे जो संविधान का पार्ट स्टार्ट होता है। आज से हमारा प्रॉपर संविधान स्टार्ट हो जाएगा। संविधान की विशेषताओं पे चर्चा आज करेंगे। बाकी की चीज़ें आप जिसको भी कल की क्लास में या कहीं भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़िए। बाकी टेलीग्राम ग्रुप आपको पिन ही कर दिया गया था कल, जैसा कि इन्फॉर्म किया गया था। उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सभी फैकल्टी आपको वहाँ पे 1 to 1 रिप्लाई कर देंगी। इसके साथ हम एक और ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें जिन बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, और गाइडेंस के लिए हर एक टीचर आपके लिए मेंटोर की तरह काम करेगा, और वो आप 1 to 1 चीज़ें वहाँ से पूछ सकते हैं। मेंटोरशिप के लिए आपके लिए ग्रुप रहेगी, जूम कॉल रहेगी, डेली जूम कॉल, लगभग 30 मिनट की जूम कॉल रहेगी। जो भी स्टूडेंट जिसको किसी भी प्रॉब्लम आ रही है प्रिपरेशन की फेज़ में, वो जुड़ सकता है और चीज़ों को पूछ सकता है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। भारतीय संविधान की चर्चा कर रहे थे। और भारतीय संविधान में आपको बता दिया था कि मूल संविधान में क्या क्या प्रावधान थे और वर्तमान में क्या प्रावधान अभी चल रहे हैं। आपको बताया था कि जब मूल संविधान हमारा बना तो हमारे पास लगभग 22 भाग थे, और अभी 25 हो गए। अनुसूचियां 8 थीं, जिनको बढ़ाकर 12 कर दिया गया, और अनुच्छेद जो 395 थे और अभी 460 के करीब हो गए। धीरे धीरे बढ़ते घटते रहते हैं, प्लस माइनस इसमें चलता रहता है। तो 460 प्लस अभी हमारे पास अनुच्छेद टोटल है। ये बात आपको कल बता दी थी। अब आगे कुछ एक चीज़ों की चर्चा हमें करनी है। आपको बेसिक शब्द बता दिए थे, उनको बहुत ढंग से कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में लगातार क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस पे आते रहे। जिन लोगों ने एनसीईआरटी कवर नहीं की है, उनसे एक रिकमेंडेशन रहेगी कि आप एटलीस्ट क्लास 8, 9th, 10th, 11th, 12th ये एनसीईआरटी एक बार कवर कर लीजिए, बेसिक एनसीईआरटी। जिसने नहीं कवर की है, क्योंकि वो वीडियोज़ रिकॉर्डेड नहीं है, दोबारा से सीरीज जब एनसीईआरटी की स्टार्ट होगी वापस से, तब आपको चीज़ें फिर से पढ़ाई जाएंगी। एनसीईआरटी की जो नई फाउंडेशन बैच हमारी होगी, उसको आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑनलाइन है, नहीं तो ऑफलाइन तो चलेगी ही चलेगी। उसमें आपको प्रॉपर एनसीईआरटी बेसिक करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट लक्ष्मीकांत में वो चीज़ें कवर नहीं की गई हैं जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैक्सिमम टाइम आपको पहले अब आर्टिकल पूछ लिए जाते, तब आर्टिकल नहीं आते। आर्टिकल जो न्यूज़ में है वही आएंगे, एक्स्ट्रा आर्टिकल इधर उधर से नहीं आएंगे। इसलिए परीक्षावाणी या लक्ष्मीकांत पढ़ने से काम बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है। लक्ष्मीकांत पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, पर साथ में एनसीईआरटी जरूर करिए। दोनों को पढ़ना जरूरी है, एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत को साथ साथ में। तो आज इसके बाद फिर हम लोग आज अनुसूचियां देख लेते हैं, क्योंकि आपको बताया था 8 से 12 अनुसूचियां कर देंगे। फिर एक एक चीज़, जितने पार्ट हमारे पास संविधान के भाग 25 भाग, इन पे चर्चा करेंगे। सारे आर्टिकल्स पे एक साथ चर्चा करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो इसमें सारे आर्टिकल पे चर्चा करते चलेंगे। इसमें लिखाने वाला पोर्शन हमारा कम रहता है, जितना भी काम होगा पूरा का पूरा कर लेंगे। ठीक, तो शेड्यूल्स पे चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है चैप्टर, क्योंकि शेड्यूल आप जब मेंस में चाहे लिखने बैठें तो अनुसूचियों को एक बार वेरीफाई कर लीजिए। लिखते वक्त एक आध अनुसूची को ऐड कर दीजिए अपने जब मेंस आंसर राइटिंग में, उसको कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको पीसीएस का एग्जाम होता है, उसमें काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। अनुसूचियों से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। यूपीएससी में अनुसूचियों से क्वेश्चन बहुत ही कम आए हैं, तो जितने आए हैं उतने में तब भी आपको, क्योंकि कुछ छोड़ के नहीं जाना है। यूपीएससी एग्जाम चल रहा है तो ऐसा नहीं कर सकते कि लाओ इसको, इस पार्ट को स्किप कर देते, नहीं आएगा। यूपीएससी है, इतना डायनेमिक हो गया है, उसको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आप जितना सोचते हैं उससे एक कदम आगे यूपीएससी चलता रहता है। इसलिए ज़रूरत है हर एक टॉपिक पे अपनी बेसिक पकड़ तो होनी चाहिए। बाकी जिस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट है उसको तो आप अच्छे ढंग से करेंगे, पर जो बेसिक चीज़ है उसको बेसिक तरीके से कवर करते चलिए। तो अनुसूचियाँ अभी देख लेते हैं।
हर क्लास में यही पैटर्न हमारा रहता है और इसी पैटर्न पे आगे चलते हैं। कल वाले वीडियो में थोड़ा सा लाइट का इशू था। लाइट का मतलब ये दिख नहीं रहा था बोर्ड का, आज शायद दिख रहा है, मुझे लग रहा है मैं देख भी पा रहा हूँ अभी तो। अनुसूचियाँ आपको बताई, 8 अनुसूचियाँ थी, 12 हो गई। कौन कौन सी थी एक साथ लिखते हुए चलेंगे। पहली अनुसूची, संघ के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। ये क्वेश्चंस भले यहाँ से ना आए, लेकिन आपको कम से कम बेसिक चीज़ें एक साथ याद होनी चाहिए। अनुसूचियाँ आपको कोई पूछे तो हर एक चीज़ को याद होना चाहिए। सारी अनुसूचियों से क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर आएंगे कहाँ से? अभी जो क्वेश्चन आए हैं वो अनुसूची 5 और 6 से क्वेश्चन आ चुके हैं। ये इस साल भी अनुसूची 5 और अनुसूची 6 से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इस साल पेशा एक्ट प्लस हमारे जो पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक दर्जा जब दिया गया था 73वां और 74वां संविधान संशोधन, उसके 30 साल होने वाले हैं। 30 साल हो चुके हैं 2023, जो 30 साल हो गए, इसलिए आपको इनको बेसिक तरीके से याद करना चाहिए, समझना चाहिए। 30 साल होते हैं, जैसे मैंने बताया था पहली क्लास में कि जब भी चीज़ें होती हैं केवल ऐसे ही हम ही लोग किसी का बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी हो रही है उसको ही गोल्डन और सिल्वर जुबली की तरह नहीं मनाते। यूपीएससी भी मनाता है। यूपीएससी देखता है किसी भी संस्था के 10 साल हुए, क्वेश्चन पूछेगा। बताया था एनजीटी वाला, एनजीटी से क्वेश्चन आया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्वेश्चन 2020 में आया। 2010 में स्थापित हुआ, 10 साल हुए थे। उसके बाद में फिर अभी इसके 30 साल होने पंचायती राज के, क्वेश्चन आएगा। 15 साल किसी भी संस्था के होते क्वेश्चन आता है। एनटीसीए पे क्वेश्चन आ चुका है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। ये कुछ ऐसी संस्थाएं जिनके 30 साल 50 साल पूरे हुए। अगर किसी चीज़ के 30 साल 50 साल पूरे हो रहे हैं तो आपको बहुत ही ध्यान से काम करना चाहिए। इसके साथ ही आपके 1973 केशवानंद भारती केस के भी लगभग 50 साल हो रहे हैं। इसलिए ये केस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब संविधान का जो मूल ढांचा है इसको बहुत ढंग से आपको पढ़ना चाहिए। मैं तो पढ़ाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे आइडिया है कि क्या चेंज हो रहा है। इसलिए संविधान का मूल ढांचा क्या है, संविधान के आधारभूत ढांचे में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, इनको कैसे कवर करना चाहिए, कौन कौन से केस हैं, चाहे वो गोपालन केस हो, केशवानंद भारती केस हो, इन सब की चर्चा करेंगे हम लोग। 1951 से उठाएंगे, 1951 से और 73 तक चलेंगे। उसके बाद क्या क्या एवोल्यूशन हुआ है, कैसे कैसे चेंज हुई चीज़ें आज तक, 2024 तक, इसको भी कवर करेंगे। 24 तक मतलब क्योंकि अभी जस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है, उसमें कहा गया है क्योंकि ये संवैधानिक ढांचे के खिलाफ है, असंवैधानिक है। हमारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड है स्कीम है असंवैधानिक है, इसलिए वो कर दिया गया। अभी देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से, एसबीआई ने कहा थोड़ा टाइम चाहिए, तो बोलता है घर नहीं है कि टाइम चाहिए, जब मन करेगा मांग लोगे। और उससे बोला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा, जो कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा एसबीआई पे। सूचना ही नहीं दी, आधी सूचना दे दी कि जबरदस्ती मांगा जा रहा है। हाँ, उसको डर है ना कि इलेक्शन आने वाला है, सारी सूचना दे दी तो फिर समस्या है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब सोच सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे काम किए, संवैधानिक जो मूल ढांचा है इन पर ये काफ़ी कुछ चेंज, अभी तक बहुत सारे डिसीजन आ रहे हैं। एक चीज़ हमेशा रही है, जब भी कोई नया जो चीफ जस्टिस हमारा होता है वो रिटायर होने वाला होता है, कुछ ना कुछ क्रांतिकारी तरीके से डिसीजन दे के जाएगा, ऐसा डिसीजन कि जिससे फ्यूचर में याद किया जाए। जो भी आता है बहुत बड़े बड़े डिसीजन दे के जाते हैं, ये भी रिटायर होने वाले अच्छा डिसीजन दे के जा रहे हैं, तो इनको लोग याद करें। तो कई सारे, जैसे राम मंदिर वाला था मुद्दा, आर्टिकल 370 फंसा हुआ था, उस पर चर्चा। दोबारा से अपॉइंट नहीं कर सकते किसका? जो अभी है, हाँ, दोबारा से, जैसे कि दोबारा का कोई ऐसे लिखा नहीं है संविधान में दोबारा आ सकते नहीं आ सकते, पर एक एज भी तो हो जाती है धीरे करके, एज लिमिट भी तो। ऐसा भी तो होता है कि हम कभी-कभी दोबारा से बुला लेते हैं, मतलब वो एडहॉक जज होते हैं, एडहॉक आते हैं, मतलब जब हमारे पास कोरम पूरा नहीं हो रहा, काम करना बर्डन बहुत बढ़ गया, तो हम एडहॉक बेसिस पे बुला लेते हैं। रिटायर होने के बाद में बुला लेते हैं, ये होता है। दोबारा आ जाते हैं, रिटायर होने के बाद आ जाएंगे, काम करने के लिए आएंगे, उनको समझा जाएगा जज की ही तरह, उनके पर उनकी शक्तियाँ वैसे ही रहेंगी, पर उनको परमानेंट जज नहीं समझा जाता। उसका अलग डिफिनेशन है, जब पढ़ेंगे तो बताएंगे अच्छे से। वो बनता ही सीनियर मोस्ट होता है, जो वही जज बनता है, एज ही हो जाती है उसकी, तभी तो रिटायर हो जाते हैं टाइम से पहले। मुश्किल से कोई भी आया, कोई तो पता चले 6 महीने ही रह सका। एक आध को देखेंगे जो 1 आध साल चला है, नहीं तो उसका टाइम पूरा हो जाता है, हटना ही पड़ता है, ये प्रोसेस चलती है पूरी। तो पहले में संघ के राज्य, संघ राज्य क्षेत्र हैं, इसमें इनके नाम संघ राज्य क्षेत्रों के, उनकी सीमा, इन सब का वर्णन किया गया है। आप बेयर एक्ट जब पढ़ेंगे, संविधान का बेयर एक्ट,
जैसे हर एक संविधान के पीछे बेयर एक्ट मान के चला जाए तो उसका एक कोड है। जैसे जब हमारे यहाँ स्मृतियाँ चलती थी सारी, तो मनुस्मृति उसमें कोड हुआ करता था प्राचीन भारत में। मनुस्मृति में लिखे हुए थे कैसे कोई फॉलो करेगा चीज़ों को। वैसे ही बेयर एक्ट जो है वो संविधान का कोड है एक तरीके से। बेयर एक्ट संविधान के हर एक डिफाइन करता है एक चीज़ को। बेयर एक्ट जो हमारा सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन अथॉरिटी है वो इसको पूरे तरीके से प्रिंट करती है। बाइलिंगुअल आता है। लेने का मतलब है नहीं अगर पढ़ पाएंगे नहीं, अगर जिसको मन करे कि नहीं हमको एक बार देखना है तो ले सकता है वो। शायद 200 या 300 का आता है। जिसका भी मन करे कि एक्स्ट्रा पढ़ना है, बहुत मन कर रहा है, नहीं मान पा रहे हैं लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद भी एक्स्ट्रा कुछ कर लेना है, दुनिया से अलग चलना है, तो वो पढ़ सकता है। क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं उसको, जो एक्स्ट्रा है तो हम करा देते हैं यहीं पे। बहुत ज़्यादा उसकी लैंग्वेज टफ है, ना तो इंग्लिश में समझ में आएगी ना हिंदी में। बाइलिंगुअल है, दोनों में ही नहीं समझ में आएगी। हाँ PDF भी आती है। तो उसको उसमें पूरी एक एक बाउंड्री का कितनी किस उसकी स्टेट की कितनी बाउंड्री है, कब उसका गठन हुआ था, कब चेंज हो रहा है, सब कुछ दे रखा है यहाँ पे। उतना हमारे काम का है नहीं, जितना काम का उतना पड़ेगा। संघ राज्य क्षेत्र, उनकी सीमाओं की चर्चा है। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, याद है किसी को? बताएगा कोई? ठीक है, अच्छी बात। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, यानी जो ऐसे लोग हैं जो जिनका इलेक्शन डायरेक्ट नहीं हुआ है, अपॉइंट किए गए हैं या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ है, उनके सबके वेतन भत्ते, चाहे न्यायाधीश हो, जो जितने भी पदाधिकारी हमारे उनका। जैसे प्रधानमंत्री को छोड़ दिया जाए, प्रधानमंत्री का यहाँ डिफाइन नहीं सेकंड अनुसूची में, बाकी सबके जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति, इसके साथ साथ विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर, उनका, इन सब के वेतन भत्ते, चाहे वो फिर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, इन सब के वेतन भत्तों की चर्चा है। ठीक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये नियुक्त किया जाए ना सर? क्या ये नियुक्त किए जाएंगे? हाँ, ये अपॉइंटेड है ना सर। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव होता है लेकिन वो प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट नहीं हो रहा। ये तो नियुक्त होते हैं राज्यपाल, इनका चुनाव नहीं हो रहा है। इसके अलावा राज्यपाल हो गए, लोकसभा अध्यक्ष, बस अगर आपको बात ये याद रखनी है, अगर कभी भी भूलते हैं बस इतना याद रखिएगा, जिसका डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है उसके वेतन भत्तों की चर्चा यहाँ पे नहीं करी जाएगी। ठीक, जैसे आए आपको तुरंत समझ लेना चाहिए कि ये ऑप्शन गलत है। जैसे प्रधानमंत्री के बारे में किया जाए उसके वेतन भत्ते सेकंड अनुसूची में नहीं, आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए, गलत मान लेना चाहिए। ठीक, देखते इन चीज़ों को ध्यान में रखना, बाकी पहचान ही लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष जो होता है ये मत समझ लेना कि अध्यक्ष का तो चुनाव, अध्यक्ष जो चुन के आए वो तो डायरेक्ट इलेक्शन से है, क्योंकि जो अध्यक्ष लोकसभा का होता है वो तो MP होता है, आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसका तो चुनाव डायरेक्ट हुआ ही था, चुन के संसद में ही गया था। लेकिन आगे जब बढ़ा है ये लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, तब इसका दोबारा नहीं, अब तो नियुक्त हुआ है। तो सर ऐसे प्रधानमंत्री को भी तो सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो, प्रधानमंत्री पार्टी का मुखिया होता है, उसका दोबारा से चुनाव नहीं हो रहा है। यहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है। ये जहाँ जनता प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हो, जनता प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है, उसके वेतन की बात। प्रधानमंत्री से जनता प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है। लोकसभा का अध्यक्ष का पद चेंज हो रहा है, पद की बात हो रही है। जब पद चेंज हो रहा है, यहाँ लोकसभा अध्यक्ष के पद में जनता डायरेक्ट जुड़ी नहीं है। प्रधानमंत्री का पद जो था केवल एक तरीके से होता है, जो मंत्री जितने हैं मंत्रियों में बस प्रमुख होता है, अलग से ऐसा कुछ नहीं। लोकसभा अध्यक्ष का पद अलग से डिफाइंड है, लोकसभा के अध्यक्ष के पद में अलग से कुछ पावर है। प्रधानमंत्री प्रमुख, जो जितने भी मंत्री हैं उनमें मेन होता है, प्रमुख होता है, बस इतना अंतर है उसके लिए, क्योंकि डायरेक्ट चुन के आया है, अलग से कोई काम नहीं हुआ है प्रधानमंत्री की। मतलब प्रधानमंत्री MP होता है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो उसको MP का पद छोड़ना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। MP का पद नहीं छोड़ेगा, MP का पद नहीं छोड़ेगा। बिना वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए प्रधानमंत्री नहीं रह सकता, रहेगा 6 महीने तक केवल। 6 महीने बाद किसी ना किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। अगर वो सदस्य नहीं है, चाहे वो राज्यसभा को या फिर लोकसभा, कहीं का भी उसका। अब होता क्या, कई बार राज्यसभा में अपॉइंट भी हो जाता है। ये किसी दिन टूटने वाला है मेरे हाथों से। कई बार क्या होता है, जो प्रधानमंत्री है वो राज्यसभा से आ जाता है। अब राज्यसभा में इसका कई बार डायरेक्ट चुनाव नहीं हो रहा, इसको राष्ट्रपति जो होते हैं वो 12 सदस्य को नॉमिनेट भी कर देते हैं। कई बार नॉमिनेट करते हैं, कई बार इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। इनडायरेक्ट इलेक्शन अगर हो गया प्रधानमंत्री का, तब भी आपको लगेगा कि इनडायरेक्ट हो गया, आप कहाँ से आएगा, तब ऐसा कुछ डिफाइन नहीं। हाँ, नॉमिनेटेड भी बन सकता है, बस सदस्य होना जरूरी है। ये नॉमिनेट वाला भी बन सकता है।
अब कई बार जो मंत्री होते हैं उनको भी सदस्य होना जरूरी है, लेकिन अगर मंत्री राज्यसभा से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका हटाए जाने का प्रावधान ऐसा कुछ राज्यसभा ही डिसाइड करेगी। वो लोकसभा में, क्योंकि मंत्री हो आप, मंत्री का उत्तरदायित्व बनता है लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति नहीं। अब एस जयशंकर वो भी राज्यसभा के मंत्री, राज्यसभा से आके मंत्री बने, तो जो राज्यसभा से आके मंत्री बनता है उसके लिए कोई बहुत अलग प्रावधान नहीं किए गए, क्योंकि प्रावधान एक बार कर दिए कि उसके पद के हिसाब से डिफाइन किया गया। तो सेकंड अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसके अलावा राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, इसके साथ साथ विधानसभा, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आदि के वेतन भत्ते, आदि मत लिखिए, आगे और लिख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के, उच्चतम न्यायालय के, न्यायाधीश इत्यादि, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। ये चर्चा में सेकंड अनुसूची में। तो विधान परिषद आएगी? अगर विधान परिषद है तो आएगी, कई राज्यों में नहीं है विधान परिषद, इसलिए नहीं है, विधान परिषद भी आएगी अगर है तो। लिख लिए अगली थर्ड अनुसूची। शपथ के प्रारूप हैं किसके? शपथ के प्रारूप किसके? राष्ट्रपति, इनको छोड़कर उपराष्ट्रपति को छोड़कर शपथ के प्रारूप दे रखे हैं। तो इसमें कौन कौन आएगा? प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, इन सबके शपथ के प्रारूप। ये इनका अलग क्यों किया गया होगा, सोचा कभी? क्योंकि जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होते हैं ये सब लेते हैं संविधान की शपथ के साथ साथ जो गोपनीयता की भी शपथ होती है। गोपनीयता की शपथ यानी उनके समक्ष कोई भी ऐसा विषय लाया जाता है जो जिससे कि देश की अखंडता, एकता या फिर कोई ऐसा विषय जो रक्षा सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, वो अगर है तो उसको किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे जब तक कि वो पद पर बने रहेंगे, या फिर जब तक उनसे कहा ना जाए ऐसा करने के लिए तब तक नहीं करेंगे। इसलिए इनकी शपथ डिफरेंट होती है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से छोड़कर। ठीक, तीसरी अनुसूची हो गई। चौथी अनुसूची, राज्यसभा में सीटों के आवंटन की चर्चा की गई है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा उसकी चर्चा। राज्यसभा में आवंटन की चर्चा याद होगा, मैंने फाउंडेशन बैच में आपको बताया था कि राज्यसभा की सीटों की चर्चा चौथी अनुसूची में की गई, जबकि लोकसभा की सीटों की चर्चा आपके आरपी एक्ट, जो लोकसभा की सीटों की चर्चा है वो आरपीए 1950 में 1950 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में इसकी चर्चा की गई है लोकसभा सीटों के वितरण की, पर इसकी अनुसूची में कर दी गई। ऐसा क्यों हुआ था ये भी बताया था, क्योंकि आपको बताया कि जो राज्यसभा की सीटों की चर्चा चौथी अनुसूची में की गई है, इसका एक कारण था कि राज्यसभा हमारी है वो जो राज्य हैं उनकी अधिकारों की रक्षा हो सके। राज्यसभा राज्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई है, उनका जो यानी हमारा जो संघीय लक्षण है संविधान का, उसके अनुरक्षण परिरक्षण के लिए संघीय व्यवस्था बनी रहे। इसलिए राज्यसभा की सीटों में कोई भी परिवर्तन अगर होता है तो राज्यसभा के पास सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पर होगी। संविधान में जो सबसे पावरफुल चीज़ है, अगर किसी भी प्रावधान को बदलना है तो सबसे
कठिन प्रावधान है चौथी अनुसूची में परिवर्तन करना। अगर चौथी अनुसूची में कोई भी परिवर्तन करना है तो सबसे जटिल प्रावधान संविधान में संशोधन का चौथी अनुसूची में करने का है, सबसे ज़्यादा जटिल। इससे जटिल प्रावधान नहीं है, सबसे कठिन प्रावधान यही है। अगर आपको संविधान में कहीं भी परिवर्तन करना है तो चौथी अनुसूची सबसे जटिल होगी, ये हमारी। क्योंकि जो हमारी राज्यसभा है वो संघीय व्यवस्था के संरक्षण के लिए, संघीय व्यवस्था में कोई परिवर्तन ना हो इसलिए ध्यान में रखा गया। और संघीय व्यवस्था हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है, मूलभूत ढांचा है। आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करना किसी भी बस में इतना बस में नहीं होता, उसको चेंज करने के लिए एक बार पूछना होता है। तो संघीय व्यवस्था में अगर कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो बिना अनुमति के राज्यों के नहीं हो सकता संघीय व्यवस्था में। इसलिए राज्यसभा हमारी बनाई गई है वो संघीय व्यवस्था के संरक्षण के लिए, अतः इसमें आसानी से परिवर्तन नहीं हो सकता चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची इसीलिए संविधान में ही लिख दी गई थी कि इसमें किस प्रकार से सीटों का आवंटन होगा, उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, सारी चीज़ें आपके बेयर एक्ट में दी हैं। आपके काम का इतना डिटेल में है नहीं। और यहाँ आरपी एक्ट में, लोकसभा में आरपी एक्ट आपका है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, इसमें चर्चा की गई। ये बात समझ में आ गई। संघीय व्यवस्था समझ रहे हैं बाकी लोग? संघीय व्यवस्था क्या होती है? संघीय व्यवस्था क्या होती है? केंद्र राज्य की भी शक्तियों को बंटवारा ऐसा कि केंद्र अपना काम करे, राज्य अपना काम करें, पर जब जरूरत पड़ेगी मिलकर काम करेंगे, वो काम होता है संघीय व्यवस्था। बिल्कुल नहीं, संघीय व्यवस्था जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा विकेंद्रीकरण होगा। बात कह सकते हैं, विकेंद्रीकरण और संघीय व्यवस्था को ला सकते हैं साथ साथ में। पर विकेंद्रीकरण की एक और परिभाषा है। विकेंद्रीकरण की परिभाषा, ये जो संघीय व्यवस्था बनाई गई थी, संघीय व्यवस्था इस बात को ध्यान में रखी गई थी कि जो संघ होगा हमारा, केंद्र और राज्य, इनके बीच शक्तियों का बंटवारा होगा, एक दूसरे पे कोई प्रेशर नहीं होगा, पर रहेंगे साथ साथ में मिलकर संघीय व्यवस्था। विकेंद्रीकरण में थोड़ा सा परिवर्तन कह सकते हैं, उसी का एक रूप है। विकेंद्रीकरण में क्या हुआ कि जो भी काम होगा, जो भी एक्ट या कानून बनेगा, उसमें सबकी भागीदारी होगी विकेंद्रीकरण में, चाहे फिर राज्यों की हो या फिर स्थानीय सरकारों की हो या फिर स्थानीय सरकारों के साथ साथ जनता हो। अगर जनता की भी भागीदारी है तो सबसे अच्छा विकेंद्रीकरण शासन है, सबसे अच्छा विकेंद्रीकरण वाला शासन होगा और संघीय व्यवस्था उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। समझ गए? ये होता है संघीय व्यवस्था में। राज्य और केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा होगा, कि राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा। साथ ही साथ संघीय व्यवस्था में, क्योंकि हमारे यहाँ जो संघीय व्यवस्था थोड़ी सी और पावरफुल है इस मामले में, क्योंकि हमने स्थानीय शासन को भी इसमें शामिल कर दिया है। और स्थानीय शासन जब शामिल होता है उसमें ही सबसे बेटर तरीके से जनता का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। क्योंकि जब स्थानीय शासन में होता क्या है कि आप जब बैठे हुए हैं और गांव में कोई काम होने वाला, एक स्ट्रीट लाइट भी लगेगी तो सबसे पूछा जाता है कि स्ट्रीट लाइट कहाँ पे लगे गांव में। ये अलग बात है कि पूछा नहीं जाता, पर पूछा जाने वाली जो संभावना है वो है, संविधान में लिखा है इस बात को, पूछा जाना चाहिए। जब पूछा जा रहा है यानी सबका पार्टिसिपेशन है उसमें, हर एक काम करने के लिए सबका पार्टिसिपेशन है। जब ये बात आ जाए तो इसका मतलब है सबसे अच्छा विकेंद्रीकृत शासन लागू है हमारे इंडिया में, बहुत अच्छा विकेंद्रीकृत शासन लागू है। इस बात को ध्यान में रखा जाता है। तो संघीय व्यवस्था राज्यों और केंद्रों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, साथ ही साथ जनता की भी पार्टिसिपेशन है, वही संघीय व्यवस्था का सबसे अच्छा लक्षण है। समझ गए संघीय व्यवस्था क्या है? जहाँ राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा, वह संघीय व्यवस्था। ठीक है, अगली अनुसूची, 5वीं अनुसूची, पूरा बताइए। हमको नहीं पता इसलिए आपके ही भरोसे में बताता चलेगा, नहीं तो बोलिए। मिजोरम और त्रिपुरा, त्रिपुरा को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की चर्चा। अन्य अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की चर्चा। तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय को छोड़ दिया, बचा कौन कौन जहाँ जनजातियाँ हैं? तो कौन कौन इसमें शामिल होंगे? इसमें 10 हैं। इसमें शामिल होंगे आपके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र,
ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बचा छत्तीसगढ़। ठीक, भी हो गए वाले कुछ होता है। गुजरात भी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हो गए। अच्छी बात है, याद कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। ये चीज़ें जब एक एक चीज़ आपको याद होती है, आपको कॉन्फिडेंस होता है एग्जाम में, यही कॉन्फिडेंस आपको सिलेक्ट कराता है। जब चीज़ें पता होती है, भले आपको नहीं सब कुछ आ रहा हो, पर एग्जाम में बैठते हैं सबसे अच्छा लगता है कि मुझे कुछ आ रहा है। जब आ रहा होता है आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता, जब प्रेशर नहीं होता तब क्वेश्चन को अच्छे से आप टैकल कर पाते हो। समझ रहे इस बात को? कुछ समय तक इसमें बिहार भी शामिल था। बिहार में जनजातियाँ बची नहीं उतनी, यूपी में भी हैं जनजातियाँ, तो उतनी है नहीं कि कुछ कहा जाए अलग से। बिहार तो हमेशा चाहता था कुछ अलग से दे दो, जनजातियों में शामिल कर दो, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, वो चलता रहता है। कल मैं अलीगंज में देख रहा था कि वहाँ रोड वगैरह बन रही थी, तो मुझे याद आया बिहार वाली घटना। अगर बिहार में रोड बन रही होती तो ईंट ही गायब कर देते, जो सीमेंटेड ईंट है वो गायब ही कर देते, रात भर में रोड पूरी गायब हो जाती। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इतने राज्यों की चर्चा है इसमें। इन राज्यों में जनजातियाँ अच्छी खासी हैं। और जो जनजातियों में ही एक और टॉपिक इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने गए थे बिरसा मुंडा की जो उनकी पुण्यतिथि थी उस पर, तो उसमें पहुँचे। उसके बाद उन्होंने जनजातियों के लिए जनजातीय सम्मान गौरव योजना करके लॉन्च किए। इसलिए जितनी भी PVGT है हमारी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल जो ट्राइब्स हैं हमारी, PVGT है, इनका समूह है। जो विशेषीकृत पिछड़ी हुई जनजातियां हैं, जनजातियों में भी कुछ पिछड़ी जनजातियां हैं, इनकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वो है उड़ीसा में, और उड़ीसा में इनकी सबसे ज़्यादा। इसलिए इससे क्वेश्चन आता है। मध्य प्रदेश में वैसे जनजातियाँ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, पर सबसे पिछड़ी जनजातियाँ देखा जाए उड़ीसा में है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी हैं, उड़ीसा में भी है काफ़ी ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई जनजातियाँ हैं। लगभग 73 जनजातियाँ इसमें शामिल हैं, और इससे इस बार क्वेश्चन आने वाला है। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि 5वीं अनुसूची अच्छे से पता होनी चाहिए, 6ठी अनुसूची अच्छे से पता होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई कौन सी जनजातियाँ हैं, PVGT कौन कौन सी हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। मैं यहाँ करा दूँगा वापस से। साथ जितनी भी स्कीम्स आई हैं जनजातियों के बारे में, जितनी भी अब तक स्कीम्स आई हैं, चाहे वो आपके लिए जो उत्पाद होते हैं जंगलों में, माइनर उत्पाद होते हैं, लघु उत्पाद होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। इस बार हर चीज़ को पढ़ना है। आपको ज्योग्राफी में कंप्लीट कराया जाएगा, साथ ही साथ आपको इकोनॉमी में भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो तीनों जगह आप पढ़ेंगे, आपको बार बार रिवाइज हो जाएगा, जितनी भी चीज़ें आपको कवर करा दी जाएंगी। PVGT के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। जब ये बात लिखाई जाया करे तो साइड में मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाते वक्त बताया था, बस साइड में जैसे लिख रहे हैं, इस साइड तो कुछ ना कुछ जगह छोड़ते होंगे। ये बात हर वीडियो में बोलता हूँ, इस साइड लिख लिया करें कि PVGT के बारे में अलग से अच्छे से कवर करना है। इन चीज़ों को लिख लिया करें ताकि फ्यूचर में याद रहे। भूल तो जाएंगे यहाँ से जाते, वीडियो वापस देखेंगे नहीं, तो इन चीज़ों को कर लिया करें। क्या हुआ बताइए, कुछ समस्या बताइए। पानी वाला कुछ पानी वगैरह चाहिए? क्या हुआ? अच्छा सॉरी उसके लिए याद नहीं। ये चीज़ें आपकी हो गई 5 मिनट में। ठीक, छठी अनुसूची, छठी अनुसूची में कौन कौन से? असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। मणिपुर नहीं आएगा, बस इतना याद रखिए कि मिक्स कर देना, वो मत करना। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन
और प्रबंधन आदि की चर्चा। ठीक है, आप सोच के देखिए हमारे संविधान में विविधता को कितना अच्छे से डिफाइन किया गया है। विविधता यानी डाइवर्सिटी हमारा सबसे मेन टॉपिक है। जब हम पॉलिटी स्टार्ट करते हैं, क्लास 6 की एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे, क्लास 6 की एनसीईआरटी का पहला ही चैप्टर है विविधता का, डाइवर्सिटी। इसके नोट्स मेरे पास है, मैं शेयर करूंगा, पढ़ के देखना एक बार। एनसीईआरटी के ही नोट्स हैं, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। उसमें लिखा हुआ है कि हमने विविधता को कैसे अच्छा बनाया, विविधता में क्या क्या समस्याएं आ सकती थी, और हमारी विविधता को हमने संविधान में कितने अच्छे से जगह दी। एक बार जनजातियों की हमने चर्चा कर दी ऊपर, 5वीं अनुसूची में तो की है जो जनजातीय क्षेत्र है, लेकिन 6वीं में फिर से कर दी। क्योंकि हमारे यहाँ जनजातियाँ अलग अलग हैं। जो पूर्वोत्तर की जनजातियाँ हैं वो हमारे पूरे देश की अन्य भागों से, उड़ीसा की जनजातियों से अलग हैं। जब जनजातियों में इतनी बड़ी विविधता है हमारे देश में अलग अलग, तो उनको अलग से क्यों ना उनके लिए जगह दी जाए। इनके लिए अलग से प्रावधान संविधान में किए गए। हमारे संविधान के बड़े होने का इतना बड़ा संविधान है, अन्य देशों को देखेंगे तो लगभग से 30-35 अनुच्छेद में खत्म पूरा संविधान। हमारे यहाँ 395 अनुच्छेद हैं। इतना बड़ा संविधान कहीं का नहीं, सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का है। क्यों हुआ बड़ा? क्योंकि हमने हर एक वर्ग को जगह दी है अपने संविधान में। हर एक वर्ग के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए अलग से प्रावधान है हमारे यहाँ, जो जनजातीय हैं उनके लिए अलग से प्रावधान है, जो ज़्यादा पिछड़े हैं उनके लिए अलग से प्रावधान कर दिए। हर एक व्यक्ति के लिए, यानी पूरी विविधता को हमने अपने संविधान में समाहित किया है। और विविधता के साथ साथ हमने ध्यान रखा है कि पूरा देश एकजुटता में बंधा रहे, सभी एक साथ मिलकर काम करें। ये हमारे संविधान की सबसे अच्छी खूबसूरत बात है, ये कहीं नहीं मिलेगी जो हमारे संविधान में मिलती है। यानी हमने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से अपने संविधान में शामिल किया है। ये समझ पा रहे होंगे कि दोनों प्रावधानों में कि जनजातियों की ही चर्चा है तो अलग अलग क्यों कर दी, एक में कर लेते जनजातियाँ, लेकिन नहीं, हमने सोचा क्योंकि पूर्वोत्तर की जनजातियाँ अलग हैं, नॉर्थ ईस्ट की जनजातियाँ बिल्कुल अलग हैं। उनके रहन सहन, खान पान, उनके द्वारा चलाए जाने वाले प्रशासन, इन सब में बहुत ही डिफरेंस है। लद्दाख में चर्चा चल रही है, उनको 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, 5वीं और 6वीं अनुसूची में जगह दी जाए लद्दाख को। लद्दाख के शायद दे भी दिया जाए क्योंकि अभी यूटी बना है और उनको काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही है, इसलिए लद्दाख वाला टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी यहीं कवर कराएंगे। ये हो गई हमारी 6वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची बताइए। शक्तियों के बंटवारा जो है, शक्तियों का वितरण है, उसकी चर्चा। संघ एवं राज्यों के बीच विषयों का, शक्तियों का नहीं, विषयों का बंटवारा। कौन से विषय किसके पास होंगे? जैसे 3 सूचियां, अनुसूचियां बनाई गई। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची थी, इस पे जो भी कानून बनाने का अधिकार होगा वो संघ सरकार का होगा। इसके अलावा राज्य सूची का विषय, जैसे इसमें कौन कौन होगा? सेना होगी हमारी, विदेशी मामले होंगे, ये सब इसमें शामिल होंगे। राज्य सूची में कौन कौन सा शामिल होगा हमारा? जैसे पुलिस, शिक्षा। अभी शिक्षा और स्वास्थ्य को दोनों देखते हैं, केंद्र और राज्य दोनों देखते हैं। साथ ही साथ पुलिस हो गई, पुलिस के साथ भूमि का मामला है, भूमि का मामला है तब भी देखेंगे। बीमा राज्य देखता है, ये सारे काम है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में जैसे अभी के लिए कुछ एक विषय आ गया, जैसे स्वास्थ्य का ही मुद्दा भी आ जाता है, जिस पे दोनों ही कानून बना सकते हैं, दोनों उस मामले में चलेगा। कुछ विषय इधर हटाए जाते हैं। स्वास्थ्य के मुद्दे पे सरकार, केंद्र सरकार इनको डिफाइन करेगी और राज्य को इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, वो काम करेंगे। जनजातियों के मामले में भी राज्यों का अधिकार है, प्लस आशा केंद्र भी कानून बना सकता है। ठीक, एक बार मैं वेरीफाई कर लूंगा इसको, विषय जितने भी सब्जेक्ट इसमें शामिल है उनको शेयर कर देंगे, अलग से उसको देख लेना आप लोग। 5वीं हो गई अनुसूची, 7वीं अनुसूची। ऊपर गलत लिख दिया, इसको सही कर दे।
8वीं अनुसूची, भाषाओं के बारे में दिया है, इनकी चर्चा की गई। 9th शेड्यूल, क्या कह रहे थे आप बताइए, क्या कह रहे थे? रूप से 14 है। ठीक है, और ऐसे कितनी है अभी वर्तमान में? 22 22 है, शामिल कर दें। ठीक है, होमवर्क करके आया है मेरे। अच्छा, ये वाला है, कोई बात नहीं। इसके बाद 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची में क्या है? कुछ विधियों का विधिमानीकरण, यानी ऐसे कुछ सर्टन लॉज होंगे जिनको वेरीफाई करने के लिए इस शेड्यूल में डाला जाता है। और इस शेड्यूल में जितने भी सब्जेक्ट रखे जाएंगे उनका रिव्यू, उनकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, उनको खारिज नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट या कोई अन्य न्यायालय नहीं कर सकता। यानी साफ साफ लिखा है हमारे संविधान में, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी, आर्टिकल 13 में लिखा है ऐसी कोई भी विधि जो संविधान के खिलाफ या उसके खिलाफ जाती है, विधि की समानता या समझता जिसके भी खिलाफ जाएगी, मूल अधिकारों के असंगत होगी, उसको खारिज कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करेगा, समीक्षा करेगा, खारिज कर देगा। आर्टिकल 13। जब ये बात कही गई तब समझ में आया कि ये भूमि सुधार का मुद्दा चल रहा था और लोगों ने कहा कि भूमि सुधार के मामले में सरकार, जब बिहार स्टेट पहला था, सबसे पहला बिहार राज्य, बिहार भूमि सुधार के मामले में बिहार ने बहुत अच्छा प्रयास किया और पहला एक्ट लेकर आया कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम, जमींदारी समाप्त, जमींदारी उन्मूलन एक्ट लेकर आया। 1950 में एक्ट बिहार लेकर आया और बिहार का बेसिकली 3 मुद्दों पे था कि एक तो हो गया जमींदारी प्रथा का खत्म करना था और जमींदारी प्रथा उन्मूलन करनी थी। दूसरी, जमींदारी के साथ साथ जो सीमा थी, सीलिंग, यानी कितनी कोई जमीन रखेगा, जिसको चकबंदी बोलते हैं। और तीसरा था जो बटाईदार है, उनको अधिकार दिए जाएंगे। अधिकार क्या? अगर वो खेती कर रहे हैं किसी की जमीन पर तो उनको ऐसे ही उठा के ना फेंक दिया जाए। उनको अधिकार देने के लिए बिहार ने पहली बार ये एक्ट लेकर बिहार आया। अब संविधान एक्ट तो अच्छा था क्योंकि संविधान में लिखा गया है, पहली जो आर्टिकल 14 है बोलता है कि सभी विधि के समक्ष समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अब हमारे संविधान में एक चीज़ और लिखी है कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार की चर्चा 19(1)(f) चर्चा की गई इस मामला। उसके अलावा आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार की चर्चा, 2 जगह संपत्ति के अधिकार की चर्चा की गई। अब यही प्रावधान हमारे जो समानता के अधिकार के खिलाफ जा रहे थे, क्योंकि किसी गांव में किसी के पास पूरी जमीन एक ही व्यक्ति के पास है, जमींदार है, और बाकी के लोग उस पर बटाईदार के किसान के रूप में मजदूरी कर रहे हैं। ये तो बहुत गलत था। बिहार ने सोचा ये बहुत गलत है, इसको समाप्त किया जाए। और जब एक्ट आया सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस गया कि ये तो हमारी ज़मीन छीनने की बात कर रहे हैं, जमींदारी प्रथा खत्म कर रहे हैं, ज़मीन छीन लेंगे हमारी। और जबकि संविधान में लिखा है कि आपके मूल अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। इस मामले में साफ लिखा गया आर्टिकल 31 में, मूल अधिकार 19(1)(f) में कि सबको संपत्ति रखने की स्वतंत्रता है, अपनी अपनी संपत्ति रखेगा। जब संपत्ति रखने की स्वतंत्रता आपके पास है, राइट टू प्रॉपर्टी है, तो फिर ये एक्ट क्यों आया? ये तो गलत है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बात तो सही है, ये एक्ट गलत है। अगर देखा जाए मूल अधिकारों के खिलाफ कोई भी विधि अगर मूल अधिकारों के असंगत होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्टेप डाउन कर देगा, खत्म कर देगा। ये बात है। बिहार ने एक्ट बनाया और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया एक्ट। इसी को देखते हुए, और ज़रूरत भी थी क्योंकि हमने जब हम स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रहे थे उस समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, संविधान निर्माताओं ने ये बात सबके सामने रखी थी, जब देश आज़ाद होगा सबको समानता स्वतंत्रता मिलेगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, शोषण नहीं होगा। जमींदार थे, आपको खेत में लगा दिया, काम कर रहे हो, शोषण हो रहा है, मजदूरी दी तो दी, नहीं तो जाओ, शोषण हो रहा था। हमने साफ साफ लिखा है कि जो अंग्रेजों ने जो शोषण किया है, आगे आने वाला स्वतंत्र भारत ये शोषण नहीं होने देगा, ये हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा। जब शोषण नहीं होगा फिर ये चीज़ें क्यों हो रही थी? हमने संपत्ति के अधिकार को रखा, अब हमारे ही समानता के खिलाफ जा रहे थे हमारे मूल अधिकार, करें तो क्या करें? समस्या बड़ी। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, सुप्रीम कोर्ट चेक करता है कानून को, उसकी इंटेंशन को। सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया कि ये तो बात तो सही है, ये एक्ट तो गलत हो जाएगा हिसाब से। उसी समय पहला संविधान संशोधन किया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, पहला संविधान संशोधन। और 1951
1951 में 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस की गई, संविधान में शामिल की गई और बोला गया कि जो भी कानून नवीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा उसका रिव्यू सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। ये बात आ गई और उसके बाद जो ये कानून बने थे उनको यहाँ डाला गया, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन शुरू हुआ, ख़त्म किया जाना शुरू किया गया। इस काम के लिए आई हमारे 9th शेड्यूल। लेकिन समस्या क्या हुई, अब कोई भी एक्ट आता था, सरकार को लगता था कि ये एक्ट आ रहे हैं, लाओ इनको नवीं अनुसूची में डाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने काम के एक्ट जो उनको लगता था कि जहाँ पे भी कोई समस्या आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट चेक करने लगेगा, अपने जो जिनका कोई काम नहीं था, अच्छी इंटेंशन वाले कानून यहाँ डालते जो मूल अधिकारों के खिलाफ जा रहे थे। अब सरकार ने क्या किया, अपने ज़रूरत के हिसाब से बदलना शुरू कर दिया, इस अनुसूची में डालना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा है तो मिसयूज हो रहा है 9th शेड्यूल का, बहुत अच्छे से मिसयूज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई भी विधि जो मूल अधिकारों के खिलाफ जाएगी, साथ ही साथ संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ जाएगी, उसको सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है और चेक करेगा, उसके लिए 9th शेड्यूल रोक नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने वापस अपनी पावर रिवाइव कर ली, अपने पास ले ली और अब सुप्रीम कोर्ट 9th शेड्यूल में पड़े हुए हर एक कानून की चर्चा कर सकता है, उसको देख सकता है। अगर वो मूल अधिकारों या उसके आधारभूत ढांचे के खिलाफ जाती है, हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो फिर उसको रोक दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा, विधि नहीं मानी जाएगी। तो 9th शेड्यूल बनाई गई थी ताकि चेक नहीं किया जाए। अब इसका उतना कोई महत्व नहीं रहा है, पर अभी भी हमारे संविधान में अगर क्या आधारभूत ढांचे के लिए केशवानंद भारती केस 1973, जो इस बार पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, उसके हर एक क्लॉज पे चर्चा करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इस बार के एग्जाम में आ सकता है इसलिए। तो ये हुआ कुछ विधियों का विधिमानीकरण के लिए क्या कहता है, सर्टन जो लॉज थे उनको वेरीफाई करने के लिए इसमें डाला जाता था, पर इसका मिसयूज होने लगा। अगली 10th शेड्यूल समझ में आए, दल बदल के लिए था, ये कब आया था बताइए अमर भाई? 1985। कौन सा संविधान संशोधन था, कौन सा? अच्छा, 52वां संविधान संशोधन लाया गया। समस्या आ रही थी, आए दिन पार्टी बदल ले रहे थे विधायक, जो कहा कि आपको पद दे दिया जाएगा, आइए मंत्री बना देंगे, तो बोले कि ठीक आ रहे हैं, मान ही नहीं रहे। 4 विधायक इधर से उधर जा रहे हैं, रूल बना दिए गए, पार्टी बदलोगे तो फिर आपकी संसद की सदस्यता परमानेंट चली जाएगी। और इसमें निर्धारण का अधिकार दिया गया कि अगर कोई दल बदल करता है तो उसको हटाने का प्रावधान कौन करेगा, हटाएगा कौन, डिसीजन कौन लेगा कि ये डिस्क्वालीफाई हो गया। उसमें रखा गया कि लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष यानी जो पीठासीन अधिकारी होगा, चेयरपर्सन, वो डिसीजन लेगा, डिस्क्वालीफाई है, हटा दिया जाएगा। ये आजकल काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं। नहीं, अब ये अधिकार जैसे अभी हो रहा था, कुछ डिसीजन नहीं लेते, अगर पार्टी अपनी ही पार्टी को लोकसभा का अध्यक्ष, हाँ अध्यक्ष करेगा, लोकसभा अध्यक्ष देखेगा, वही उसी का डिसीजन होता है। अगर डिस्क्वालीफाई किया है, अगर डिस्क्वालीफाई कर रहा है तो अगर मान लिया कि पार्टी उन्हीं की पार्टी है, उसी जो पार्टी दूसरी पार्टी से आए थे सांसद, दूसरी पार्टी के आ गए इस पार्टी में, जो वर्तमान अपनी शासन में उस पार्टी में आ गए। अब ये अधिकार है डिस्क्वालीफाई करने का अध्यक्ष स्पीकर के पास, स्पीकर का करेगा। जब तक डिस्क्वालीफाई नहीं कर देता तब तक सुप्रीम कोर्ट में केस भी नहीं कर सकते कि गलत किया है। अब ये राजस्थान वाली असेंबली में हुआ, उनसे कहा गया कि एक बार देख लो, और ये तो हमको अभी डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे, तो डिस्क्वालीफाई करें, बता तो दें किस आधार पर कर रहे हैं, तो बता ही नहीं रहे, कोई डिसीजन ही नहीं लिया जा रहा। 1 साल हो गया डिसीजन नहीं लिया गया। अब उनकी पार्टी में अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे सांसद तो फिर पार्टी चली जाएगी, पार्टी क्योंकि मेजोरिटी में है नहीं। अब मेजोरिटी इस आधार पर चल रही है, बताइए क्या हुआ? हर जगह हो रहा है, अब तो हर जगह हो रहा है। ये देखा जा रहा है कि पार्टी अब ये डिसीजन अगर ले लेगा कि हाँ डिस्क्वालीफाई होगा, तभी तो वो होगा इनका हटाने का, कि हाँ इनको मेजोरिटी नहीं हटा देते। अब मेजोरिटी वाली बात ही नहीं आ रही क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहा, कोई डिसीजन ले ही नहीं रहा। ऐसे ही केस आए उसमें अरुणाचल प्रदेश मणिपुर वाले में डिस्क्वालीफाई नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया कि 3 साल हो रहे हैं, क्या कर रहे हो, एक बार बता तो दो, ये सांसद पार्टी बदल के आए, एक बार चेक तो कर लो कि सही है, डिस्क्वालीफाई होंगे नहीं होंगे। अब पार्टी सरकार थी बीजेपी की, बीजेपी सोचा कि पड़ा रहने तो देखा जाएगा, डिस्क्वालीफाई करेंगे जब लास्ट में जाके जब वो करना होगा। डिस्क्वालीफाई ही नहीं किया उन सांसदों को, जबकि वो अयोग्य थे, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता तो उनकी सरकार गिर जाती। अब डिसीजन किसको लेना था, स्पीकर को। विधानसभा का है तो उसका स्पीकर लेगा, विधानसभा स्पीकर डिसीजन नहीं ले रहा। और इसमें संविधान में क्या लिखा है, इस एक्ट में क्या लिखा है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो स्पीकर है वो इस पर डिसीजन लेगा। अब शीघ्र अतिशीघ्र का कोई मतलब नहीं होता, टाइम तो मेंशन कर दो, टाइम मेंशन नहीं, डिसीजन ही नहीं लिया गया।
इस हिसाब से पढ़ा रहा है। और अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आप डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट वापस से चेक करेगा अगर नहीं मानोगे। सुप्रीम कोर्ट हर जगह इंटरवीन कर रहा है, जबकि काम किसका था, स्पीकर काम नहीं कर रहा था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हर बार बीच में आता है, कार्यपालिका के बीच में आता है। अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो तो हमको बताओ, हम बीच में आएंगे, हमेशा ये होता है। अभी उनका मुद्दा चल रहा है जैसे राज्यपाल वाला, राज्यपाल जो भी एक राज्य कानून पास करके भेजते हैं, उसके बाद राज्यपाल पास ही नहीं करता, एक्ट ही नहीं पास कर रहा है, लेके बैठ जाता है। अब उनका काम रुका पड़ा सबका। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक हर जगह हो रहा है, पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है, कोई काम ही नहीं हो रहा। अब वहाँ से बिल भेजा विधानसभा ने राज्यपाल के पास कि इस बिल को पास कर दीजिए, इमरजेंसी है, कुछ कम से कम स्टेट में कोई काम तो हो। अब वो बिल आरक्षित कर लेता है, कहते हैं राष्ट्रपति के पास जाएगा, हम चेक करेंगे। हमारे मन ये हमें लग रहा है कि इसमें कुछ संविधान को लेकर कुछ चर्चा करनी है। राष्ट्रपति के पास बिल जाता है, राष्ट्रपति के पास भी समय लिमिट नहीं दे रखा है, वहाँ से वापस आया, भेज ही नहीं रहा, कहीं पड़ा हुआ है बिल, कई सारे बिल पड़े हुए थे। तो ये काम हुआ है, खूब संविधान का उल्लंघन होता रहा है, क्योंकि उसमें समय सीमा को डिसाइड है नहीं। अगर एक बार समय सीमा डिसाइड होती कि कितने समय में वापस करना है तो हो जाता है। अभी तक कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि कब तक बिल वापस करने हैं, कब तक कोई डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्राइटेरिया हो, कोई डिसीजन नहीं। बताइए कुछ नहीं, बढ़े आगे। छोटे छोटे क्लॉज का ही लोग मिसयूज खूब करते हैं संविधान में, जहाँ लिखा है शीघ्र डिसीजन लेना है, पता ही नहीं। ऐसे लिखा है कि जब किसी भी बंदी को, किसी भी आरोपी को पकड़ कर ले जाते हैं तो उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है अरेस्ट के समय से। इसमें कौन सा समय नहीं शामिल होगा, यात्रा में लगा समय। अब यात्रा में लेके जा रहे थे, आपकी तहसील है 50 किलोमीटर, मान लिया आपका डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 50 किलोमीटर दूर है आपके थाने जहाँ से आपको अरेस्ट किया गया, लेके जा रहे थे। अब कह रहे हैं रास्ते में हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई, टायर ही नहीं मिला है, 4 दिन हो गए, पहुँच नहीं पा रहे, लेके जाओ। टाइम ही नहीं लिखा है ना, यात्रा में लगा समय होगा ही नहीं, बीच में पकड़ के उसको तोड़ दिया, पूछे ले रहे हैं जो मन किया, अपराधी बेचारा परेशान है। यहाँ आपको जाना था डिस्ट्रिक्ट तक, कोई मतलब नहीं, पहुँच ही नहीं पा रहा। तो ये छोटे छोटे लूप होल्स हैं, इनको अगर इनका समय लिख दिया जाता कि 50 किलोमीटर यात्रा करने में आपको 24 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, कम से कम इतना तो मेंशन करो, कोई और साधन होता ना। अब ये डिसीजन देना कि गाड़ी खराब हो गई, ये कहा है पुलिस अधिकारियों ने। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में उनको 2 दिन लग गए, 10 किलोमीटर नहीं पहुंचा पाने, इतने दिन आदमी पैदल चला जाए। हाँ, वही हो रहा है, लोग नहीं बता रहे इनको। एटलीस्ट इतना तो ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए थी संविधान में, वो समय नहीं था। लोगों को लगा कि, संविधान निर्माताओं को लगा कि हमारी आत्मा स्वच्छ है, पर उनको नहीं पता था आगे आने वाले लोग कैसे होंगे। ये चलता है, दल बदल हो गया। अगली अनुसूची, संडे नहीं जुड़ता, नहीं जुड़ेगा इस मामले में। अगर संडे का 24 घंटे में उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिट ले लीजिए, तो संडे का दिन तो कोई काम नहीं होगा, परमिट लीजिए ना उसे, परमिशन लेना पड़े, घर जाइए उसके, परमिशन लेकर आइए। ये नहीं होता, ऑप्शन नहीं दिया। आप जहाँ भी आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट है आसपास लागू है, जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में, उनमें लागू नहीं होता, बाकी लागू होगा, लेना होता। पर उसमें क्या है, उसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं जगह जगह, आपको परमिशन चाहिए हर हालत में। अगली शेड्यूल बताइए, पूरा बताइए, केवल पंचायती राज नहीं, बताइए। पंचायती राज्यों के बारे में मतलब और शक्तियाँ देख रहे हो, क्या देख के बता रहे हैं, पूरा पढ़ के आए। पंचायतों के अधिकार, सभी उसको हल्के में ले लेते हैं, जो भी होता हंस देता है आमिर के ऊपर। पंचायतों के अधिकार, शक्तियाँ, और क्या बताया था आमिर? पंचायतों के अधिकार, शक्तियाँ और उनके विषयों की चर्चा, जो भी उनको विषय देंगे। कितने विषय? 29। और पंचायतों में 29 सब्जेक्ट है यहाँ पे, इन पे पंचायतों को काम करना होता है। ये एक्ट कब आया, जोड़ी गई अनुसूची कब? 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया और पंचायतों को जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ लेना। हो जाए तो बताइएगा। हो गया? अगली 12वीं अनुसूची, नगर पालिका के अधिकार,
शक्तियाँ और उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व के बारे में चर्चा की गई। यहाँ कितने सब्जेक्ट हैं? सबको सूचियाँ याद हो गई? जिसको नहीं याद है एक बार याद कर लेना। जो मेन एटलीस्ट उनको तो याद ही कर लें। 5वीं 6वीं 10वीं 11वीं 12वीं इनको तो कर ही लेना। हो गए? आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएं, अदरवाइज आगे बढ़े। इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया। आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताओं में क्या? जैसे हमारा संविधान विश्व का विशालतम संविधान है, सबसे बड़ा संविधान। तो पहली विशेषता विशालतम संविधान। सबसे विशाल संविधान है। दूसरा क्या करें? हाँ ओके। लचीले और कठोर, लचीला और कठोर दोनों के बीच समन्वय, इन दोनों के बीच समन्वय है हमारे यहाँ। तीसरा हमने संघवाद को अपनाया। सही है। संघवाद में भी हम लोग यूनियन प्रकार के हैं, संघीय, क्योंकि संघवाद कई प्रकार का होता है। आपका एक जैसे फेडरेशन में फेडरल हो गया, कॉन्फेडरेशन होगा, यूनियन हो गया। हम यूनियन प्रकार के भी बता देंगे जब आगे डिफाइन करेंगे। तीसरा क्या करें? ठीक है, मान लेते हैं। अगला बताइए। ठीक है, ये भी हमारे संविधान की विशेषता है, एकल संविधान। और बताइए बताइए। संसदीय व्यवस्था हमने अपनाई। ये सारी चीजें आएंगी संसदीय व्यवस्था में, क्योंकि हम समझ जाएंगे संसदीय व्यवस्था को अपनाया। और कोई बच्चा बताइए। हो गए? लिखित संविधान है, एकल संविधान, हमने एकल नागरिकता अपनाई है। ये भी हमारे संविधान के लक्षण है। एकल संविधान के साथ साथ एकल नागरिकता भी अपनाई है हमने। ऑप्शन में इतना सिर्फ है कि लचीला है कठोर दोनों है, तो किसी का है समन्वय है। हाँ दोनों आएगा। हाँ हाँ सही, क्योंकि लचीला कठोर है, दोनों ही है, समन्वय ही है। इनमें से कोई एक हो तब गलत हो जाएगा ना, तभी गलत है। हाँ गलत। वो एग्जाम्पल ऐसा देगा कि आप उसको अलग से कर लेंगे। क्या हुआ? एकल नागरिकता। और कोई बचा है? किसी को याद आ रहा हो तो? संसदीय व्यवस्था अपनाई, एकल नागरिकता है, और तो कुछ बचा नहीं। ठीक है।
संशोधन की उसी में कर लेंगे जो फ्लेक्सिबल और जी उसी में करेंगे। और तो मुझे याद है कोई नहीं आ रहा है, आएगा तो संविधान के साथ साथ चर्चा करेंगे। और तो नहीं होना चाहिए कोई भी। चलिए एक एक करके देख लेते हैं सबको। जो हमारा विशालतम संविधान है, विशाल होने के क्या क्या कारण है, तो ये आपको एक एक प्रावधान की चर्चा करते हुए चलेंगे। विशालतम संविधान कैसे बना? क्योंकि हमने अलग अलग देशों से प्रावधान लिए, हर अलग अलग देशों से प्रावधान लिए, साथ ही साथ प्रावधान लेने के साथ साथ हमारे ऊपर 1935 के भारत सरकार अधिनियम का भी प्रभाव है। 1935 भारत सरकार अधिनियम, लगभग 2/3 प्रावधान यहीं से, प्लस 1928 नेहरू रिपोर्ट, इससे भी प्रावधान लिए। तो हमने दोनों डॉक्यूमेंट से लगभग 2/3 प्रावधान यहीं से ले लिए संविधान में, 2/3 प्रावधान यहीं से लिए। उसके अलावा विशालतम क्यों बना? इसमें अलग हो जाएगा, जैसे मान लिया हमने अलग अलग देशों से प्रावधानों को अडॉप्ट किया है। ये जो प्रावधान अलग अलग देशों से हमने अडॉप्ट किए हैं, उनसे भी हमारा संविधान विशालतम बना है। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है विशालतम होने का? हमने अपनी सांस्कृतिक और विविधता, जो हमारे यहाँ विविधता है, उसको भी अलग अलग डिफाइन किया है। अभी दिखाया आपको अनुसूची 5 और 6, इतना डिफाइन करने की जरूरत थी नहीं, फिर भी हमने किया। तो हमारे यहाँ सांस्कृतिक विविधता, इसको ध्यान में रखा गया है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने हर एक समुदाय के लिए, हर एक सांस्कृतिक या जातीय भाषाई सभी के लिए अलग अलग संविधान में प्रावधान किए, इसलिए हमारा संविधान विशालतम संविधान हो जाता है। ये कुछ प्रावधान है। अब हमने अलग अलग क्यों किए, इसका जवाब दिया है B.R. अम्बेडकर ने। और B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि हमारा देश विविधताओं से युक्त देश है। ऐसे में अगर हम सभी को बराबरी का अधिकार और सबको अलग अलग प्रावधान नहीं सबके लिए करेंगे तो फिर विखंडनकारी शक्तियाँ उत्पन्न होंगी और देश में सबको ऐसा लगेगा कि वो पिछड़े रहेगा या उनको संविधान से अलग कर दिया गया, और इस आधार पर जो देश की एकता है, अखंडता है, वो खतरे में पड़ेगी। इसलिए सारे काम किए गए। समझ में आया विशाल क्यों हुआ? इसके अलावा कई अन्य देशों में देखेंगे जहाँ से हमने प्रावधान अडॉप्ट किए हैं अलग अलग देशों से, जैसे आयरलैंड से हमने लिया है, आयरलैंड से DPSP ले। तो DPSP का पार्ट हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया। उसमें आयरलैंड में 2-3 आर्टिकल में ही कंफर्म कर दिया गया, सारे खत्म हो जाते हैं। जो हमारे यहाँ आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होता बताएगा कोई? DPSP कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 36 से 51 तक। आर्टिकल 36 से 51 तक DPSP की चर्चा है। इतने ज़्यादा प्रावधान हमारे यहाँ किए गए 36 से 51 तक लेकर। तो आप ये सोच सकते हैं कि केवल DPSP के लिए इतने सारे प्रावधान करना हमारे यहाँ इसको और विशालतम बनाता है। हर एक प्रावधान को अच्छे से डिफाइन किया है, हर एक चीज़ को। केवल 36 तो यही बताता है कि DPSP होंगे क्या। हमारे यहाँ राज्य की DPSP नहीं, राज्य की परिभाषा वापस बताता है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा लिखी है, उसके बाद भी 36 को फिर शामिल करके लिखा गया है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो आर्टिकल 12 बताता है, और राज्य का ये अधिकार होगा कि कोई भी कानून बनाते वक्त जो हमारे राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको ध्यान में रखा जाए। ये वापस से बताता है इसके, क्योंकि हर जगह हमने राज्य की परिभाषा एक बार दी गई है, उसके बाद भी यहाँ डिफाइन किया आर्टिकल 36 में। हर बार हम कर रहे हैं क्योंकि हमें अलग अलग प्रावधान करने की जरूरत थी। ये कारण हो गए विशालतम होने के। इसके अलावा ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्लास रोक देंगे इसके बाद। बस ये वाला टॉपिक पूरा। लचीला और कठोर संविधान, इसके बीच समन्वय में लाया गया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, पर जब हमारी संविधान सभा थी उसमें बोला कि हम जितना चाहें उतना कठोर संविधान बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कठोर संविधान बनाना आने वाले समय में जो हमारे उत्तराधिकारी होंगे, यानी हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, अगर वो चाहेगी
कि कोई भी परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि जो संविधान आज बनाया है आगे चल के कुछ न कुछ बदलेगा ही। तब कंप्यूटर था नहीं, अब कंप्यूटर आ गया, सोशल मीडिया आ गया, उसके अकॉर्डिंग प्रावधानों को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम कठोर संविधान बना देते हैं तो आने वाले फ्यूचर में हम इन प्रावधानों को बदल नहीं पाएंगे। अगर बदल देना प्रावधानों को बदल नहीं पाएंगे तो हमारा संविधान आगे एक जो भविष्योन्मुखी है वो नहीं हो पाएगा। संविधान आगे जब बढ़ ही नहीं पाएगा तो मतलब नहीं बनता संविधान का। संविधान आने वाली परिस्थितियों के अनुरूप अडॉप्ट कर लिया जाए, उसके अनुरूप बदलता रहे, वही सबसे अच्छा संविधान होता है। ये बात नेहरू ने कही कि हम जितना चाहें उतना कठोर संविधान बना सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये समस्या आएगी कि कुछ न कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। ये हमारी पीढ़ी को रोकेगी कोई भी परिवर्तन करने से, अगर कठोर बनाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम बहुत लचीला संविधान बना देते हैं तो फिर इसका मिसयूज हो जाएगा, कुछ लोग अपने अकॉर्डिंग बदल देंगे संविधान को। तो हम ये भी नहीं चाहते हैं कि इसका इन प्रावधानों का दुरुपयोग हो, इसलिए हमने संविधान को ना तो बहुत कठोर बनाया ना तो बहुत लचीला बनाया कि लोग अपने मनमाने तरीके से इसमें बदलाव कर दें। हमने इनके बीच समन्वय रखा है कि ऐसे प्रावधान जो बहुत कंपलसरी है, संविधान को बदलना थोड़ा सा मुश्किल रहे, पर हमने अमेरिका की तरह ना तो कठोर बनाया है ना तो ब्रिटेन की तरह बहुत लचीला। ब्रिटेन में लचीला संविधान है, हमने उतना ध्यान रखा है कि अब इसमें समन्वय रखा जाए और प्रावधानों को आवश्यकता के अनुरूप बदला जाए, मनमाने तरीके से ना बदला जाए, ना तो इतना कठोर बना दिया जाए कि आगे आने वाली पीढ़ी उसको बदल ही ना पाए, कुछ प्रावधानों को चेंज कर दिया जाए। ये उन्होंने बात कही। संघवाद क्या होता है, जिसमें हमने यूनियन टाइप की व्यवस्था अपनाई। अगर ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको हम कल डिफाइन कर लेंगे, क्योंकि संघवाद के बारे में एक प्रोविजन के बारे में कल ही चर्चा करेंगे, क्योंकि संघवाद का टॉपिक ही अलग चर्चा कर लेंगे। उसमें यूनियन प्रकार की व्यवस्था क्यों अपनाई, क्या प्रावधान है, वो उसकी चर्चा करेंगे। उसके अलावा लिखित संविधान है, हर एक देश का लिखित संविधान होता है। कुछ जैसे ब्रिटेन वगैरह को छोड़ दें, ब्रिटेन में क्योंकि परंपराएं चली आ रही थी, वहाँ पे संविधान लिखित नहीं है, लेकिन अब वहाँ जो भी एक्ट बनता है, कानून बनता है, उसको प्रॉपर लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको अभी याद है पूरा संविधान, बैठे हैं लेके चर्चा हो रही है। वहाँ भी संविधान के कुछ प्रावधानों को कोडिफाई करना शुरू कर दिया गया, समझ गए। सिंगल संविधान है, हर एक संघीय देश में उनका राज्यों का संविधान अलग होता है, और जैसे अमेरिका में राज्यों का संविधान अलग है और केंद्र का संविधान अलग है, पर हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान में चर्चा कर दी गई है, इसलिए हमारा संविधान एकल संविधान, ये हमारे संविधान की विशेषता है। जबकि संघीय सरकारों में क्या होता है, संविधान अलग अलग होने चाहिए। उसके साथ साथ संसदीय व्यवस्था को हमने अपनाया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटेन, इसका भी जवाब देते हुए कहा गया, जो केटी शाह थे, केटी शाह ने कहा कि संविधान जब हमारे बन रहा था उस समय केटी शाह संविधान सभा में खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि हमें प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट अपनानी चाहिए, राष्ट्रपति शासन, अध्यक्षात्मक शासन अपनाना चाहिए, ना कि संसदीय व्यवस्था। तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हमें ये बात याद रखनी चाहिए, लगभग 30 साल के ज़्यादा समय से हम लोगों को अनुभव है संसदीय व्यवस्था, क्योंकि ब्रिटेन का शासन था हमारे देश पर, तो ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था थी, उसी का हमें अनुभव था सरकार चलाने का, उनके अनुसार प्रावधानों को बदलने का। तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा क्योंकि हम जो प्रावधान ये संसदीय व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम अच्छे से जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, इसलिए हमें आगे नई व्यवस्था को संचालन करने में दिक्कत आएगी, तो हम पुरानी व्यवस्था पे आगे बढ़े। साथ ही साथ संसदीय व्यवस्था अध्यक्षात्मक व्यवस्था से कहीं ज़्यादा उत्तरदायी सरकार है, और हम चाहते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी सरकार बने जो जनता के प्रति उत्तरदायित्व निभाए, इसलिए काम किया गया कि हम संसदीय व्यवस्था लेकर आएँ। आगे भी जब नेक्स्ट टाइप का संसदीय व्यवस्था का आएगा उसमें इस बात को डिफाइन करेंगे कैसे संसदीय व्यवस्था अध्यक्षीय शासन से, राष्ट्रपति शासन से अधिक उत्तरदायी होती है, ये बात बताएंगे आपको। क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षीय शासन है, राष्ट्रपति शासन है, हमारे यहाँ संसदीय शासन है ब्रिटेन की तरह, अमेरिका में अध्यक्षीय शासन है। एकल नागरिकता को अपनाया, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्य की भी होती है और केंद्र की भी होती है। हमारे यहाँ चाहे आप केंद्र के हों या राज्य के, आपकी एक ही नागरिकता होगी, आप भारत के नागरिक होंगे, किसी राज्य के नागरिक नहीं, भारत के नागरिक होंगे। ये सारी चर्चा थी जो हमारे संविधान की विशेषताएं, बाकी चर्चा हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और ऑनलाइन जो लोग जुड़े हैं उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप है, आइए वहाँ मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे, जो भी आपका डाउट बनता है बचता है सारा कुछ आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाइए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, साथ ही साथ हम लोग 1-to-1 मेंटरशिप भी लॉन्च कर रहे हैं, जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं वो लोग मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये लगभग 30 मिनट का डेली सेशन रहेगा जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, जो भी किसी को डाउट हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू ऑल।